नमस्कार। सुनिए ज़रा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शम्सुर रहमान फारूकी द्वारा लिखी कई चांद थे सरे आसमां का 21वां बाब। मास्टर्न ब्लैक। मास्टर्न ब्लैक छरहरे लेकिन कसरती बदन का निकलते कद वाला जवान था। उम्र कोई 28 साल, नाक नक्शा मामूली, रंग बहुत गोरा, बालों का रंग ललछाव भूरा, आंखें छोटी और करंजी थीं। अंग्रेजी का हाल नहीं मालूम, लेकिन वह तो उसकी मादरी जबान ही थी। हिंदी अच्छी खासी बोल लेता था। मुंशियाना फारसी पर मामूली पकड़ थी। उसकी सबसे बड़ी खूबी उसका हंसोड़पन और खुशमिजाजी थी। वजीर खानम को वो बहुत चाहता था, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि वह उसे अपनी बीवी बनाकर अंग्रेजी मेम का दर्जा देने को तैयार था। जात पात तो उन लोगों की होती नहीं थी। यह जरूर है कि अपने मुल्क के पुराने खानदानी साहिबान की आवभगत ये लोग पूरी हद तक करते थे। अमीरों के भी दबदबे बहुत थे, और अगर खानदान के साथ दौलत भी किसी के पास होती तो फिर उससे बढ़कर उनकी नजरों में कोई न था। सफेद खाल उनके यहाँ सबसे बड़ी चीज थी। कुछ साहिबान ऐसे भी थे जिनके खून में कई पुश्त पहले या एक दो पुश्त पहले कुछ देसी मिलावट आ गई थी। ऐसे लोगों को साहिबान अंग्रेज अपने से जरा कम ही समझते, लेकिन अगर उनकी लियाकत और कारगुजारी अच्छी होती तो उन्हें तरक्कियां भी मिलती थीं। कचहरी दरबार के बाहर ऊंचे घरानों के साहिबान अलबत्ता उनसे मेलजोल रब्त जब्त बहुत कम रखते थे। सफेद खाल वाली कौम की औरतें आमतौर पर फीकी, मगरूर और कम अक्ल होती थीं। उनके बनाव सिंगार नाज नखरे भी ठंडे और बेमजा लगते थे, और शायद यही वजह थी कि हर अंग्रेज एक नहीं बल्कि दो, चार, छह हिंदुस्तानी बीवियां रखता था। तवायफों या नाच गाने वालियों से वक्ती ताल्लुक या कभी कभी का आना जाना अलग से था। वजीर खानम जहां तक इधर उधर पूछताछ करके और अपनी सूझबूझ से समझ सकी थी, मास्टर्न ब्लैक अंग्रेजों के किसी मशहूर या दौलतमंद खानदान का शख्स न था, लेकिन उसके खून में कुछ मिलावट भी न थी। ऐसों के लिए मेहनत और लियाकत के सहारे तरक्की की राहें खुली और दूर तक थीं। उस जमाने में साहिबान आलिशान के यहाँ अंग्रेज कौम के शख्स के लिए सबसे आला नौकरियां ये थीं: रेजिडेंटी या पॉलिटिकल एजेंटी, फौजों में अफसरी, फिर मुहासिल जिनमें मालगुजारियां, करोड़गिरी, परमिट, एक्साइज और कस्टम वगैरह शामिल थे। बाकी सब उनके बाद और उनसे नीचे थे। रेजिडेंटी या पॉलिटिकल एजेंटी में ज्यादातर यानी आमतौर पर 10 में 9 ओहदे बहुत चुनिंदा फौजी अफसरों से और बाकी गैर फौजी मुहासिलात के महकमों से भरे जाते थे। अपने अपने जिलों में मुहासिल, दीवानी और फौजदारी के अफसर यानी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर की शान सबसे आला थी। मेहनत करने और जिम्मेदारी उठाने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहना, इख्तियारों का रोजाना इस्तेमाल, मुश्किल मामलों से बरवक्त निबटना और कंपनी की शान और दबदबा कायम रखना, यह सब काम कठिन भी थे और अक्सर तन्हा ही अंजाम दिए जाते थे। यानी इक्का दुक्का के अलावा कोई और अंग्रेज अफसर हाकिम जिला, उस जमाने की जबान में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, का हाथ बटाने वाला ना होता था। लेकिन सियासी अहमियत, बड़े इलाके में नाम शोहरत और मर्तबे के एतबार से मुल्क या रियासत के बादशाह के लगभग बराबर होने, और सबसे बढ़कर यह है कि देसी, नेटिव राजाओं महाराजाओं के मिजाज और मामलों में पूरा दखल होने की वजह से कंपनी के दरबार में रेजिडेंट पॉलिटिकल एजेंट का पल्ला कंपनी के बाकी सभी नौकरों पर भारी रहता था। वजीर खानम की नज़र में मास्टर्न ब्लैक की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह 28 साल की ही उम्र में कप्तान, और उस पर तुर्रा यह कि असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट बन गया था। वह उन दिनों के ख्वाब देख सकती थी जब जर्नल अख्तर लोनी, जनरल डेविड ऑक्टर लोनी की तरह मास्टर्न ब्लैक भी दिल्ली में जर्नैल के ओहदे पर और हवेली के दरबार में रेजिडेंट मुकर्रर होगा। और मास्टर्न ब्लैक की दूसरी खूबी यह थी, और यह खूबी अंग्रेज कमीदानों वगैरह में कमी होती थी,
कि वजीर खानम से ताल्लुक पैदा करने के बाद उसने किसी भी हिंदुस्तानी या फिरंगी औरत की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा था। लिहाजा वह अपने तसव्वुर में जर्नैल अख्तर लोनी की जगह मास्टर ब्लैक को विराजमान तो देख सकती थी, लेकिन साहब रेजिडेंट बहादुर के हाथी के पीछे हाथियों का जुलूस न था, जिन पर अख्तर लोनी साहब की 11 और कुछ एक के बकौल 13 बीवी लोग सवार होकर उनके साथ शाम की हवाखोरी को निकलती थीं। जयपुर पहुंचकर वजीर खानम की दुनिया बदल गई। अब तक वह मध्यम वर्ग के घर, पर्दे की पाबंदी और अपना ज्यादातर काम खुद करने की आदी थी। घर के अंदर एक दाई या मुगलानी और बाहर के कामों के लिए एक नफर जो आमतौर पर शाही फौज छोड़कर आ रहा होता था। बस शागिर्द पेशा की यही बिसात थी। दिल्ली में मध्यम वर्ग के शरीफों के एक आध घरों में उनका आना जाना था, और बड़ी के ससुराल वाले तो थे ही। जब मंजली ने नवाब यूसुफ अली खान से ताल्लुक पैदा किए तो शरीफों में बहुतों ने किनारा कर लिया, लेकिन फिर भी उसके माँ बाप की कुछ हैसियत बरकरार रही। और फिर यह भी हुआ कि नवाब यूसुफ अली खान में ताल्लुक रखने वाले घरानों के लोगों में से कुछ से उसके माँ बाप का मिलना जुलना शुरू हुआ। लिहाजा एक कमी आई थी तो उसकी जगह को भरने के लिए एक रास्ता भी पैदा हो गया। दिल्ली के सैर तमाशों, त्योहारों, मेलों, बाजारों की सैर करने और घर बैठे या भरे बाजार में अपनी पसंद की चीजें देखने, आंकने और माली बिसात की हद तक खरीदने पर कोई पाबंदी ना थी। और वजीर खानम पर तो यूं भी तोहफे और अच्छी चीजें निसार करने वालों, उसे बाजार या मेलों की सैर कराने ले जाने वालों, उसकी तारीफ में कते या रुबाइयां कहने वालों की कमी न थी। लिहाजा घर में रहकर भी वजीर खानम खुद को कैद या दिल्ली की दुनिया से बाहर न समझती थी। जयपुर की दुनिया कई मानी में निराली थी। नौकरों की रेल पेल, गृहस्थी के हजारों काम जिन्हें अब तक उसके माँ बाप अंजाम देते रहे थे, और फिर यह कि गृहस्थी भी अलग तरह की, मिलने वालों की भरमार, उजले खर्च, ये सब बातें तो थीं ही, लेकिन एक बहुत बड़ी बात या शायद सबसे बड़ी बात जिसके लिए वह पहले से बिल्कुल तैयार न थी, यह थी कि अब वह न दिल्ली के हिंदू मुसलमान शरीफों की दुनिया में थी और न अंग्रेज साहिबान आलिशान की दुनिया में। मिलना मिलाना तो पहले से ज्यादा था, लेकिन मिलने वालों, यहाँ तक कि त्योहार के दिन मिलने आने वालों में हिंदू मुसलमान शरीफ घरानों का कोई शख्स न था, न औरत न मर्द। दिल्ली में तो झूठी ही सही, लेकिन वजीर खानम की जान पहचान के घेरे में कुछ आला खानदान की औरतें, कुछ मध्य वर्गीय लेकिन शरीफ घरानों की लड़कियां, मियां नसीर की बरकत और हिम्मत अफजाई की बदौलत कुछ मर्द औरत शायर, ये सब अपने अपने मर्तबे के हिसाब से शामिल थे। उसे धुंधली सी उम्मीद थी कि आमेर के राजमहल में न सही, लेकिन दरबारियों की हवेलियों में उसकी आवाजाही मुमकिन हो सकेगी। जयपुर पहुंचकर चंद ही हफ्तों में उसे मालूम हो गया कि नौकर चाकर के सिवा कोई हिंदुस्तानी उसकी मुलाकात के दायरे में न आ सकता था। अंग्रेज औरत मर्द से मिलने जुलने का तो सवाल ही नहीं उठता था। कभी कभी कोई अंग्रेज सरकारी काम से या अपने यहाँ की तन्हाई से उकताकर उसके साहब से मिलने आ जाता तो उसके स्वागत और खान पान का इंतजाम वह जरूर कर देती, लेकिन बाहर दीवान खाने में वह न बुलाई जाती। जैसा उसने सुना था कि अंग्रेजों का दस्तूर था, और ना ही मुलाकात को आने वाला अंग्रेज कुछ इशारा देता या साफ साफ कहता कि आपकी बीवी हमारे यहाँ तशरीफ लाएं तो हमें खुशी होगी। खातिर तवाज़ो के इंतज़ाम में शराब अक्सर शामिल होती, और यह भी उसके लिए बिल्कुल अजनबी और नफरत की चीज़ थी। बहुत से अंग्रेज साहिबान शराब कम करके नींबू का रस और पानी या कोई झाग और बुलबुलों वाली चीज़, सोडा वाटर नाम की होती थी, उसमें बर्फ डालकर पीते थे, खासकर गर्मियों में। उसका नाम आहिस्ता आहिस्ता नींबू पानी हो चला था, और हर अंग्रेज के घर में नींबू और गर्मियों में बर्फ की भारी मिकदार और सोडा वाटर की बोतलें मौजूद रहती थीं। एक मुद्दत तक तो उसने सोडा वाटर हाथ से भी न छुआ, इस शक में कि हराम ना हो। बड़ी मुश्किल से उसने मास्टर ब्लैक की कस्मों पर यकीन किया कि यह सिर्फ पानी है जिसमें हवा भर दी गई है। इसी तरह उसे शुबहा था कि उसके आने से पहले घर में सूअर का मांस भी आता होगा। लिहाजा
मास्टर ब्लैक से पूछे बगैर उसने पहले ही दिन सारे बर्तन मंजवा और धुलवा कर उन पर जमजम के पानी का छिड़काव किया, जिसकी एक कुप्पी वो अपने साथ खास तौर पर लेती गई थी। और मास्टर ब्लैक से कह दिया कि अब इस घर में मोए नापाक जानवर का नाम भी लिया गया तो मैं जहर खा लूंगी। मास्टर ब्लैक ने उसके गले में हाथ डालकर उसे अपनी गोद में लगभग भींचते हुए कहा कि वजीर खानम, तुम वजीर नहीं, इस घर की मलिका हो। तुम जो कहोगी वही होगा। ये कहते कहते उसने वजीर खानम का मुंह कई बार चूमा और वह मुश्किल से खुद को छुड़ाकर यह कहती हुई कमरे से भाग गई कि छोड़िए, हर बात का मौका और महल होता है। हाँ, मुझे मालूम है, मास्टर ब्लैक बोला, और मैं यह भी जानता हूं कि बात के मानी क्या होते हैं। उसका लहजा अंग्रेजों जैसा, यानी जरा झिझकता हुआ सा था, बहुत रवाना था, बल्कि भारी था। ता और दा और मिली जुली आवाजें वह साफ अदा कर लेता था। आवाज उसकी मर्दानी और भारी थी, लेकिन लहजे में वह झिझक के सबब उसे हिंदी बोलते सुनकर अजब लुत्फ और ताज्जुब का एहसास होता था, जैसे कोई बच्चा बड़ों की नकल कर रहा हो। उसकी आवाज में लेकिन कोई लय न थी, कोई लोच न था। उसे शाह नासिर साहब याद आए कि उनकी आवाज में अजीब तरन्नुम था, अजब धुन थी, और हर हर्फ को वो किस कदर खूबी से अदा करते थे, मौलवियों की तरह अकड़ अकड़ कर नहीं, जैसे गला साफ कर रहे हो, बल्कि इस तरह गोया अंगूर की ठठरी पर नर्म छींटें पड़ रही हो। एक पल को उसका दिल घबराया कि अब मास्टर ब्लैक की आवाज के साथ उम्र गुजारनी है, लेकिन इस ख्याल को दिल से अलग करके वह ठंडे लहजे में बोली, चलिए, हमें खूब मालूम है बात किसे कहते हैं। बातचीत तो इंसान का जौहर है। थके हारे आए हैं, मुंह हाथ धोइए, गुस्ल कीजिए। गुस्ल तो बाद में होगा, तुम तो बड़ी पक्की मुसलमान थी, अब उल्टी बात। वजीर खानम का मुंह लाल हो गया। उसने दुपट्टे का कोना मुंह में ठूंसकर आंचल से मुंह ढांप लिया और बोली, हटिए, हम आपसे नहीं बोलते। कुछ शर्म ही नहीं है? ये सारे नौकर चाकर मुंह फाड़े खड़े हैं। ये अंग्रेज का घर है बेगम वजीर खानम, नौकरों से यहां मरने पर भी छुटकारा न मिलेगा। ये सब तुम्हारी रियाया है, और तुम इनकी हाकिम। इनसे क्या पर्दा? और बात सच भी थी। इतने नौकर उसने नवाब यूसुफ अली खान के यहां भी न देखे थे। नवाब यूसुफ साहब ठाट बाट से रहते थे, लेकिन उनके ज्यादातर नौकर चाकर अहदी, सिपाही, बरकंदाज, चोबदार, लठैत, बरछैत वगैरह किस्म के थे। मंझली की खिदमत को 4-5 खादिमाएं थीं, बस। लेकिन यहां तो फौज की फौज थी, और बहुतों के तो काम भी अजीब थे। नौकरों की भरमारी ने उसे एक तरह का ताकत का एहसास और नशा दिया, तो यह भी बताया कि उसकी नई दुनिया में दिहली जैसी गुपचुप, धीमी आवाज में बातचीत, हल्के लेकिन जल तरंग जैसे बजते हुए सुर में खिड़कियों में मुंह डालकर बातें, छोटे घर में मिलजुल कर रहने के बावजूद हर एक दिल में अपनी अपनी खामोश कुटिया जैसी चीजें न होंगी। मास्टर ब्लैक का हाथ थामते वक्त उसे धुंधला सा ख्याल था कि रुतबे और ताकत के साथ उसे हिंदुस्तानी शरीफों या हिंदुस्तानी नहीं तो अंग्रेज घरों की मेम साहबों का साथ और संगत भी हासिल होगी। लेकिन हकीकत कुछ और निकली। उसे मालूम हुआ कि एक दुनिया तो हिंदुस्तानी शरीफों की थी, जो धीरे धीरे फिरंगी ताकत के सामने कमजोर और बेखून होती जा रही थी। लेकिन उसे अपनी इज्जत और खुददारी का ख्याल पहले जैसा ही था। और एक अंग्रेजों की दुनिया थी, जिसमें हिंदुस्तानी का दखल बिल्कुल न था। और एक दुनिया बीवियों की और उनके नौकर चाकरों की थी। बीवियों की दुनिया के वासियों में से सिर्फ नौकरों का गुजर दूसरी दो दुनियाओं में मुमकिन था, और वह भी कभी कभार। वरना अंग्रेज दुनिया बिल्कुल मोहरबंद और अपनी जगह पर तन्हा और भेदों भरी थी। उसे मालूम हुआ कि बीबियां सब बीबियां हैं, हिंदू या मुसलमान, कम जात या ऊंची जात, पढ़ी लिखी या दस्तकार। ऐसी कोई कैद नहीं, ना तादाद की कोई शर्त है। फिर यह है कि सबका मर्तबा आपस में बराबर है, इस फर्क के साथ कि जिस बीवी का साहब जितना बड़ा आदमी होगा, उतनी ही बुलंद हैसियत उस बीवी की भी होगी।
इस तरह जयपुर में सबसे ऊंचे दर्जे की बीवियां साहब रेजिडेंट की थीं। उनके बाद वजीर खानम, फिर फौज के अफसर ओहदे के लिहाज से वगैरह वगैरह। वजीर खानम के लिए इत्मीनान की सबसे बड़ी बात यह थी कि वह अपने साहब के हरम में तनहा थी और आपस की बातचीत में मास्टर ब्लैक उसे अपनी निकाही बीवी कहता था। वरना आमतौर पर निकाह या शादी की कोई इस्लामी या ईसाई रस्म किसी बीवी के साथ अदा न होती थी। बहुत से बहुत यह था कि किसी औरत को बीवी बनाने से पहले या फौरन बाद अपने ऊपर वाले अफसर की तहरीरी और अक्सर ज़बानी इत्तला दे दी जाती थी कि मैं फलानी को अपनी बीवी बना रहा हूं। लेकिन यह पाबंदी सिर्फ मंझले दर्जे के साहिबान तक थी। बड़े साहिबान, मसलन काउंसिल के सदस्य, गवर्नर, बड़ी रियासतों के रेजिडेंट, बड़े फौजी अफसरान, ये लोग अपनी बीवियों के बारे में किसी को इत्तला देने के लिए खुद को मजबूर करार न देते थे और कुछ तो इन्हें बिल्कुल खुफिया रखते थे। इसी तरह हिंदुस्तान छोड़ते वक्त या अपने वसीयतनामे में बहुत से साहिबान अपनी बीवी या बीवियों के नाम की कुछ रकम या जायदाद लिख जाते थे और कुछ उनका बिल्कुल ही जिक्र न करते और उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते थे। अक्सर यह भी होता था कि कमजाद बीवियों को छोड़कर बेहतर बीवी कर ली जाती थी और पुरानी बीवी अपने नुत्फे और उसके गर्भ की औलाद को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता था। अगर कोई अंग्रेज अपनी बीवी के हक में ऐलान भी कर देता या बयान करता कि यह मेरी निकाही ये बीवी है, तो भी अंग्रेजी कानून और कंपनी के नियमों में ऐसी शादी के कुछ मानी न थे। उनके ख्याल में शादी वही दुरुस्त थी जो ईसाई रस्मों के मुताबिक हो या जिसे कंपनी की मंजूर शुदा अंग्रेजी अदालत के सामने अंजाम दिया गया हो और अदालत के हाकिम के दस्तखत और गवाहियां निकाहनामे पर अंकित हों। लेकिन अंग्रेजों की निकाही बीवियों का भी अपनी औलाद पर कोई खास दावा या हक न होता था। हद से हद यह था कि उनके दो नाम रखे जाते, एक ईसाई और एक हिंदुस्तानी, हिंदू या मुसलमान। बच्चों की शिक्षा दीक्षा का ज्यादातर हिस्सा फिरंगी उसूलों पर तैयार किया जाता और अक्सर 7-8 बरस का होने पर बच्चे, लड़का हो या लड़की, को मां से जबरन या उसकी मर्जी से लेकर विलायत रवाना कर दिया जाता। ऐसी हालत में अगर औलाद हिंदुस्तान वापस आती और माँ का ताल्लुक अभी अपने साहब से कायम रहता, या अगर साहब भी मुल्क या दुनिया छोड़ चुका होता लेकिन औलाद को अपनी माँ के बारे में कुछ मालूम होता, तो वो शायद माँ को ढूंढ निकालते। वरना दोनों दुनियाएं अलग तो हो ही चुकी थीं, बीच में काला पानी रुकावट हो या ना हो। वजीर खानम को इन बातों का धुंधला सा एहसास था, लेकिन सच्ची बात यह है कि उसे इन मामलों की कोई खास परवाह भी न थी। उसे यह जरूर गुमान था कि हिंदुस्तानियों के लिए साहब लोगों का रवैया कितना ही बेईमानी और बदनीयती का हो, अपने लोगों के साथ उनका सलूक दुरुस्त होता है और उनके यहाँ अपनी इज्जत और अपने वादे का ख्याल जरूर होता है। लिहाजा मास्टर ब्लैक को उससे सच्ची मोहब्बत हो या ना हो, लेकिन वह उसके साथ दगाबाजी ना करेगा। यही वजह थी कि जब मास्टर ब्लैक उसे नौकरों के सामने बेगम कहकर पुकारता और सबको यह एहसास दिलाता कि उनका निकाह या सरकारी शादी हो चुकी है, तो उसे कुछ फख्र का एहसास होता। उसे लगता कि जबान से कह देने के बाद कागजी लिखा पढ़ी या निकाहनामे या गवाही की कोई जल्दी नहीं है। एक दो बार उसने इशारों में मास्टर ब्लैक से निकाहनामे वगैरह के बारे में पूछा भी, तो मास्टर ब्लैक ने जवाब दिया कि मैंने रेजिडेंटी में हम दोनों का नाम साहब और बीवी के तौर पर दर्ज करा दिया है, इसे निकाह के बराबर ही समझो। रहा मामला औलाद और औलाद के अधिकारों और उसकी शिक्षा दीक्षा का, तो वजीर खानम सोचती कि ये सब बाद की बातें हैं। उसे माँ बनने का कोई खास शौक भी न था और वह ख्याल करती थी कि अगली बार दिल्ली जाऊंगी तो मंजली से गर्भ निरोधन की तदबीरों के बारे में मालूम करूंगी। एक मंजली ही को वजीर खानम के दिल का हाल का कुछ अंदाजा था कि उसकी शख्सियत, उसकी आंतरिक और बाहरी काया मर्दों के लिए किस कदर कशिश भरी है और वजीर इस कशिश ही को अपनी सारी पूंजी समझती है और इसी के बलबूते पर अपनी जिंदगी का नया नक्शा तैयार करना चाहती है। 2 ही 4 महीनों में वजीर खानम यह बात जान गई कि वह मास्टर ब्लैक के भरे पूरे खुशहाल और बाइज्जत घराने की मालकिन तो है, लेकिन उसकी असल हैसियत
मास्टर ब्लैक का बिस्तर गर्म करने वाली की ही है। उसे यह बात फिजूल मालूम होने लगी कि मास्टर ब्लैक उसे अपनी ब्याही बीवी बनाकर कम से कम उसे वो हक दे सकेगा जो अंग्रेज साहिबान हिंदुस्तानी बेगमों को आमतौर पर दे देते थे। जयपुर पहुंचने के दूसरे महीने तक उसने अवध के कर्नल विलियम गार्डनर और दक्कन के जर्नैल पामर के मशहूर जमाना हालात सुने तो उसे भी धुंधली सी उम्मीद बंधने लगी थी कि एक दिन वह और मास्टर ब्लैक भी उन्हीं लोगों की तरह हिंदी शरीफों जैसी जिंदगी गुजारेंगे। वह अपने मजहब और तौर तरीकों पर चलेगी और मास्टर ब्लैक अपने तरीके पर, लेकिन जनाने में हुक्म वजीर खानम का चलेगा। औलादें हिंदुस्तान में रहेंगी और मुसलमान इज्जतदारों में शुमार होंगी। उम्मीदों के ऐसे महल बनाते वक्त वह यह भूल जाती कि गार्डनर कर्नल साहब की बेगम आला खानदान और आला जात की थी। वह नवाब खम्बायत की बेटी और खुद माल जायदाद वाली थी, और जर्नैल पामर की बेगम तो शहंशाह शाह आलम सानी फिरदौस मंजिल की मुंह बोली बेटी थी। हजरत शाह आलम और नवाबों की बेटियों से उसका मुकाबला क्या? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाली बात थी। और सबसे बढ़कर यह है कि कर्नैल और जर्नैल दोनों ने ही विलायत को छोड़कर हिंदुस्तान को अपना लिया था, और मास्टर ब्लैक का ऐसा कोई इरादा फिलहाल न था, और आइंदा के लिए उसने ऐसा कोई इरादा जाहिर भी न किया था। वजीर खानम को यह तो बहरहाल मालूम था कि साहिबान के मत में जात पात न सही, लेकिन मर्तबे और खानदान का लिहाज उनके यहाँ हिंद वालों से कम न था। और हिंद वालों का हाल यह था कि उनका अपना साहब चाहे जिसको ब्याह लाता या घर में डाल लेता, उस औरत को तख्त और ताज की मलिका मानने में तो कोई तकल्लुफ न करते, लेकिन साहिबान फिरंग की औरतों के मामले में वो बेहद सख्त थे। जनरल अख्तर लोनी ने एक मराठी नौकरानी को मुसलमान बनाकर उससे शादी की और उसे अपने वसीयतनामे में बीवी मोहतरम मुबारकुन्निसा बेगम उर्फ बेगम अख्तर लोनी के नाम से याद किया, और बहुत कुछ जायदाद माल भी उसके लिए छोड़ा। लेकिन हिंद वालों ने उसकी नवाबी तो क्या, उसके ईमान की भी कोई इज्जत न की। मुबारकुन्निसा की हवेली, जिसमें बकौल मिर्जा फरहतुल्ला बेग मौलवी करीमुद्दीन का छापा खाना बाद में कायम हुआ, और मस्जिद हौज काजी पर आज भी मौजूद है, लेकिन मस्जिद गैर आबाद है और रंडी की मस्जिद कहलाती है। ऐसी सूरत में वजीर खानम को अपने वतन वालों के हाथों भला किसी बेहतर सलूक की उम्मीद कब हो सकती थी? तो क्या वह महज किसी अंग्रेज जो गैर घराने वाला ही नहीं, गैर मजहब और गैर मुल्की अनजाने तौर तरीकों वाला था, उसका दिल बहलाने के लिए चीनी गुड़िया बनकर रहना गवारा कर सकती थी? माना कि यहाँ उसे हर तरह का सुख था। नीच जात के लोग उसकी इज्जत आदर में कोई कमी उठा न रखते थे। वह कभी बाहर जाती तो पालकी की बजाय नालकी में जाती, जिसका इस्तेमाल सिर्फ आला तबकों के ही लोग कर सकते थे। मगर ये सब कब तक? वजीर को इश्क के बारे में कुछ मालूम होते हुए भी कुछ न मालूम था। क्या उसे मास्टर ब्लैक साहब से इश्क था? खुद ब खुद दिल में है एक शख्स समाया जाता, और एक आग सी है सीने के अंदर लगी हुई। यह सब उसे मालूम था, लेकिन उसका असल मतलब, उसका सही और दिल को लगने वाला सच्चा मफहूम क्या था? क्या उसका दिल चाहता था कि वह अपने साहब को हर वक्त देखती रहे? वह उससे सर्द हो या गर्म, उसके लिए दिल में बुराई रखे या प्यार मोहब्बत, लेकिन उसके अपने दिल में मास्टर ब्लैक के लिए बेअंदाजा लगाव और अथाह ख्वाहिश के सिवा कुछ भी न हो। क्या ऐसा उसके दिल का हाल था? उसे मुल्ला जामी की यूसुफा जुलेखा के शेर याद आए। हजरत यूसुफ के इश्क में दीवानी होकर जुलेखा ने फकीरी ले ली थी। मुद्दतों बाद कहीं हजरत यूसुफ ने जुलेखा को देखा तो उसका हाल ही कुछ और था। यह जुलेखा वह जुलेखा न थी जिसकी सहेलियों और कनीजों तक के हुस्न का जवाब न था, जिसकी अदाओं के आगे मिस्र का बादशाह भी थर्रा जाता था। अब जुलेखा का चेहरा उतरा हुआ और उसके हुस्न का खलिहान उजड़ा हुआ नजर आता था। उसका कद झुक गया था और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। अब उसकी आंखों में वह हीरों जैसी चमक न थी। जगमगाते हुए जेवरों और शानदार लिबास की जगह
उसके बदन पर फकीराना चीथड़े थे। मौलाना जामी ने इस मौके पर हजरत यूसुफ और जुलेखा के सवाल जवाब को यूं नज्म किया था। बेगुफ्ता को जवानी ओ जमालत, बेगुफ्त अज दस्त शुद दूर अज विसालत, बेगुफ्ता चश्मे तो बेनूर चुअस्त, बेगुफ्त अज बस की बे तू गर के खुअस्त, बेगुफ्ता खम चिरा शुद सर्वे नाजत, बेगुफ्ता अजबारे हिजरेजा गुदाजत, बेगुफ्ता को जरो सीमे की बूदत, बफर्क आ ताजो दही में की बूदत, बेगुफ्त अज हुस्न तो हरकस सुखन रांद, जवस्फत बरसरे मन गौहर अफशांद, सरो जर रा निसार पाश करदम, बगौहर पशीयश पादाश करदम। जिसका मतलब है, वो बोले तेरी जवानी और खूबसूरती कहाँ गई। वो बोली तुम्हारे मिलन से दूर मेरे हाथ से छूट कर गिर पड़ी। वो बोले तेरी आंखें बेनूर क्यों हैं। वो बोली इसलिए कि तुम्हारे बिना वो खून में डूबी हुई हैं। वो बोले तेरा नाजों भरा सर्व जैसा कद झुक क्यों गया। वो बोली जान को पिघलाने वाली तुम्हारी जुदाई के बोझ से। छोटी बेगम को खूब याद था कि इन अशार को पढ़कर उसकी सिसकियां छूट गई थीं। उस रात वो बिल्कुल न सो सकी थी और नींद के इंतजार में बेचैन करवटें बदलते उसके जी में आया था कि काश कोई ऐसा उसे भी मिलता जिसकी खातिर उसका भी वही हाल हो जाता जो जुलेखा का हजरत यूसुफ की खातिर हुआ था। तो क्या मास्टर ब्लैक के तई उसके दिल में ऐसे ही कुछ मर मिटने के इरादे थे। तौबा है, शायरी तो शायरी ही है छोटी बेगम, लेकिन उस दिन उसी शायरी को पढ़कर तुम इस कदर रोई क्यों थी और तुमने दिल में क्या अरमान किए थे। शायरी तो कभी कभी ईमान की तरह सच्ची भी बन जाती है। होगा, लेकिन इस अंग्रेज मुस्टंडे को क्या करूं जो पान खाकर मुझे लगावट से देखता है तो मेरा जी जरूर चाहता है कि वो मुझे गोद में बिठा ले। और कुछ नहीं तो इश्क व आशिकी के तौर में मास्टर ब्लैक बहुत तजुर्बेकार, बहुत मंझा हुआ, सधा हुआ और छोटी बेगम की हर ख्वाहिश, हर ज़रूरत को बखूबी समझने और उम्दा ढंग से पूरा करने वाला मर्द ज़रूर था। वह उसे इतना परेशान कभी न करता कि वह घबरा जाए या मुंह फेर ले या बेजार हो, और ना ही वह उससे ऐसा फासला बरतता कि उसके दिल में उलझन होने लगती कि अब वह कब मेरी तरफ देखेगा। ख्वाहिश की गाढ़ी खुशबू कब उसके बदन से उड़ती उड़ती मुझ तक आएगी। मास्टर ब्लैक को कुछ ऐसा गुर मालूम था। वह अपने आप समझ लेता कि बिस्तर के तौर तरीकों के हिसाब से छोटी बेगम के साथ कब किस तरह का बर्ताव किया जाए। वह कुछ कुदरती तौर पर समझ लेता था कि कब मेरा गर्मजोशी से स्वागत होगा, और जब दोनों की तबीयतें हाजिर होती तो कामोबेश सारी सारी रात न वह थकता और न यह घबराती। जाहिर है कि मिलन के तरीकों और दर्जों से छोटी बेगम शुरू शुरू में बिल्कुल बेगाना थी, लेकिन कुछ तसव्वुर के जोर पर, कुछ हमजोलियों में बैठ सुनकर और कुछ अपने बदन के बदलते हुए अंदरूनी माहौल और जाहिरी मौसमों के बलबूते पर उसने बहुत कुछ जान लिया था। लेकिन मास्टर ब्लैक उसे जिन दुनियाओं में उड़ाता हुआ ले जाता, उनकी खबर उसे अपने गर्म तरीन ख्वाबों और ख्यालों की बुलंद तरीन सतहों पर भी न हुई थी। एक मामूली सी बात यह थी कि उसने सुन रखा था कि मर्द अपनी ख्वाहिश के अलावा कुछ नहीं जानते। बहुतों को तो यह खबर भी न थी कि औरत के भी तकाजे हो सकते हैं, और अगर किसी किसी को खबर थी भी तो वह उसकी परवाह खाक न करता था। उसने अपनी हमजोलियों से सुना था कि मसलन फलानी को तो बच्चा बस यूं ही ठहर गया, इसमें मियाँ जी की कारस्तानियां शामिल हों तो हों, खुद बीवी का कुछ दखल न था। मर्द लोग बस अपनी सी चाहते हैं,
अपनी सी करते हैं। औरत की थकन या बेजारी या बेमज़ा होने या बेकारी तक का कुछ ख्याल नहीं करते। औरत के मन पूर्ण या संतुष्ट होने का तो शायद कोई धुंधला सा ख्याल भी उनके दिलों से होकर न गुजरता था। और क्या मास्टर ब्लैक को उससे मोहब्बत थी, इश्क था, उन्स था? पता नहीं इन लफ्ज़ों के कुछ मानी भी हैं या नहीं, लेकिन इश्क की जो अलामतें किताबों में लिखी थीं, उनका तो यहाँ कोई मौका न था। इस बारे में मीर साहब किबला एक शेर कह गए थे। हाय, उसे यह शेर कितना अच्छा लगता था कि वह अकेला पाकर अक्सर उसे गुनगुनाती और कभी-कभी तो हिम्मत करके किसी किसी बहुत जिद करके तोहफे पेश करने वालों के सामने पढ़ भी देती थी। चाह का दावा सब करते हैं, चाह का दावा सब करते हैं, मानिए क्यों कर बेआसार, अश्क की सुर्खी जर्दी मुंह की, अश्क की सुर्खी जर्दी मुंह की, इश्क की कुछ तो अलामत हो। यह जरूर था कि उसे देखते ही मास्टर ब्लैक का चेहरा खिल उठता था और उसकी हर बात, हर अंदाज से लगता था कि वजीर खानम के आसपास ही रहने में उसके दिल को खुशी है। लेकिन फिर निकाह और शादी तो दूर की बात थी, कोई मामूली कागज भी उन दोनों के दरमियान न था। हाँ, उसे यह इत्मीनान था कि मास्टर ब्लैक साहब मेरे साथ दगा न करेंगे। और अभी तो बहुत सारी जिंदगी दोनों के सामने पड़ी थी। अभी इसे लिखा पढ़ी की बात करना उसे मनहूस मालूम होता था। मगर क्या उन्हें मुझसे इश्क है? और अगर है तो क्या मैं? क्योंकि छोटी बेगम के दिल में यह चोर जरूर था कि माना मैं उनके आने की राह देखती हूँ, माना अगर उन्हें देर हो जाए तो मैं घबराती हूँ, माना कि रातों को। लेकिन क्या इसे इश्क भी कहते हैं? नहीं तो मैं घर बार, बाप की दहलीज, बहन की मोहब्बत, अपना मजहब, जात पात सब तज कर यहाँ क्यों आई? रखपत रखा पत बुजुर्गों ने कहा है, लेकिन मैं तो अपनी पत शाहजहानाबाद ही में मिटा कर आ गई। इन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया तो मेरा कौन होगा? और मैं इन्हें छोड़ दूं तो बिल्कुल ही निगरी हो जाऊंगी। आइंदा कुछ भी हो, अभी तो मैं चैन से हूं। दौलत की बहुत ज्यादती नहीं तो कमी भी नहीं, अपने बराबर वालों में इज्जत नहीं तो गैरों और कम असलों में तो रौब-दाब है। 40-50 नौकर हैं, कैसे फिरकी बने हुए मेरे इशारों पर नाचते हैं। मैं फिरंगी की बीवी ही नहीं, जयपुर शहर की खास हस्तियों में हूं, और सब बीवियों से हुस्न और सलीके के सबब अलग मुमताज भी हूं। मेरा साहब भी मुझे चाहता है, नौकर चाकर खुश, व्यापारी महाजन अदब करते हैं। देहली वाली बेगम के नाम से जानी जाती हूं, और किसी को क्या चाहिए? मैं उम्दाबाजी से तो अच्छी हूं। इन नवाब लोगों का क्या भरोसा, ये सब छुपाए रखते हैं। उनकी असल लाग और असल मतलब किससे है या किससे हो जाएगी, कोई कुछ नहीं कह सकता। और फिर इस नवाबी का क्या है? अभी तो मसनद पर बिराजे नहीं हैं। अल्लाह जाने कल क्या हो, कैसा पड़े कैसा न पड़े। और उनके पास अपनी दौलत तो कुछ भी नहीं। नवाब गुजारे के लिए माकूल रकम जरूर देते हैं, लेकिन महल की चीजों, साजो सामान पर उनका कब्जा मालकिन जैसा नहीं। नौकर जो उनके अपने हैं सो तो हैं, लेकिन बकिया पर उनका हुक्म नहीं चलता। मुझे देखें, यह सारी पलटन की पलटन मेरी ताबदार है, जिसे चाहूं रखूं, जिसे चाहूं निकालूं। एक आया थी पूरब देश की, जरा बनी संवरी रहती थी, साहब की चंपी करती थी, शायद कुछ और भी। मैंने आते ही खड़े खड़े बाहर किया। मैंने कहा, साहब की चंपी मैं खुद करूंगी। क्या मजाल जो साहब ने एक हर्फ भी मुंह से निकाला हो। और बड़ी, भला उन जैसा कौन हो सकता है, पाक साफ जन्नत की हूर। लेकिन उनकी जिंदगी भी क्या जिंदगी है। बच्चों की खिदमत, मियाँ के नाज उठाना, सास ससुर के दबाव में जीना, यह भी कोई जीना है? अभी कम से कम मुझे तो साहब के नाज नहीं उठाने पड़ते, वही मेरे नाज उठाते हैं। ना बाबा रे, एक पांव पर खड़ी होकर सारे घर की खिदमतें, सास ससुर के चोंचले, बच्चों की चीखम दहाड़, मियाँ के तन बदन पर अपनी जान निछावर करके 2 वक्त की रोटी खाना, यह मुझसे ना होगा।
मैं किसी मर्द से दबने वाली नहीं। कैसी अच्छी गुड़िया सी सूरत थी उनकी, अब मुंह सूख कर जरा सा निकल आया है। आखिर दुनिया में औरतें ही सारे दुख क्यों बटोरें, सारे बोझ क्यों उठाएं? वो जो कहते हैं कि लौंडी को लौंडी कहा रो दिया, बीवी को लौंडी कहा हंस दिया, इसके लिए तो कहते हैं कि बस दो बोल पढ़वा लो और जो खिदमत चाहो ले लो। जलील भी करो तो वह हंसी में टालेगी, ऐसी बेगम साहिबी किस काम की। इससे तो मैं अच्छी हूं, मुए शेर से बिल्ली भली, बला से बेगम नहीं हूं लेकिन मामा छूछू भी नहीं हूं। धीरे धीरे वजीर खानम ने खुद को मास्टर ब्लैक की बीवी बनकर जीना और फिर खुश रहना भी सिखा लिया। लेकिन इश्क और आशिकी के भेदों पर जहनी कश्मकश के सिवा भी उसे बहुत कुछ छोड़ना और मास्टर ब्लैक को भी बहुत कुछ बदलना पड़ा। यहाँ यह मानना होगा कि मास्टर ब्लैक ने वजीर खानम की बातें मानना और घर का निज़ाम वजीर ही के चाहने के मुताबिक बनाने में अपनी हद तक कोई कमी न उठा रखी। वजीर जिस तरह के घरों की आदी थी, उनमें हर कमरे के साथ आबदार खाना जरूर होता था। आबदार खाने में एक तरफ घड़ौचियों पर घड़े और कटोरे रखे होते, खाते पीते घरानों में केवड़े का शरबत, आम का शरबत, अनार का शरबत भी होता, और गर्मी के मौसम में लकड़ी की एक नान में बर्फ की सिल रखी होती, जिसको पिघलने से बचाने के लिए उस पर लकड़ी का बुरादा और बंगाली टाट का टुकड़ा पड़ा रहता। आबदार खाने के दूसरे सिरे पर छोटा सा चबूतरा, जिस पर बड़े मटके या नांद में नहाने के लिए पानी, खुशबू के लिए केवड़े की बोतल और सिर धोने, बदन मलने के लिए मेहंदी, बेसन वगैरह की पुड़िया रखी होती। सर्दियों में आमतौर पर, और अगर आबदार खाना बड़ा हो तो दूसरे मौसमों में भी, उसके एक कोने को पेशाब करने की जगह बना लिया जाता। उसकी नाली को हर इस्तेमाल के बाद पानी बहाकर बिल्कुल साफ कर दिया जाता था। जाए जरूर शौचालय आमतौर पर घर के एक अलग से कोने में होता था। वजीर को यह देखकर बड़ी हैरत और झंझलाहट हुई कि मास्टर ब्लैक ने आबदार खाने को घर का फालतू सामान रखने का गोदाम बना दिया था। मास्टर ब्लैक ने उसे बताया कि पानी हम लोग बहुत कम पीते हैं और पेशाब करने के लिए चीनी या ताम चीनी की चपनी हर कमरे में पलंग के नीचे रखी रहती है। उसने इशारा करके दिखाया कि चपनी क्या चीज होती है। औरत मर्द दोनों अपने अपने बर्तन का इस्तेमाल करते थे। इस्तेमाल के बाद न अपने को पाक करने का कोई ख्याल था, न बदबू का कोई लिहाज। सुबह शाम हलाल खोरनी आकर बर्तन उठा ले जाती और उसे खाली करके धोकर वापस रख देती। और नहाना कभी महीने सवा महीने में एक बार दिल खोल कर नहा लिया, बस छुट्टी हुई। आमतौर पर मुंह धो लेना, मोटे कपड़े से बदन पोंछ लेना और सारे बदन पर ढेर सारा मैदे से भी ज्यादा चिकना, जराहात के पत्थर के बुरादे से भी बारीक और साबुन की तरह हाथों में चिपकने वाला खुशबू करता हुआ खुश्क बुटना या गाजा, इसे ये लोग पाउडर कहते थे, मल लेना बहुत था। यह मुआ पाउडर दिन में कई कई बार लगता, लेकिन बदन की बू फिर भी न जाती। मर्द लोग कोई इत्र न लगाते थे। उनका कहना था कि तंबाकू की महक ही मर्द के लिए बेहतरीन खुशबू है। औरतें अलबत्ता खुशबुएं लगाएं तो ठीक है। तो दोस्तों, ये था कई चांद थे सरे आसमां का 21वां बाब। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगला बाब हम जल्दी लाएंगे। सुनने के लिए शुक्रिया।